मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल जहाँ पे हमने अपनी क्लास को छोड़ा हुआ था, जो आखिरी क्वेश्चन चल रहा था कि प्रतिशत में क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी वाला, वहीं से आज की अपनी आगे की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कल मैंने आपको आकृतियों के बारे में बताया था कि आकृतियाँ दो तरह की होती हैं, 2D आकृति होती है और 3D आकृति होती है। 2D आकृतियों में क्षेत्रफल निकाला जाता है, जबकि 3D आकृतियों में आयतन और क्षेत्रफल दोनों ही होते हैं। अब अगर उन 2D आकृतियों की बात की जाए तो उन 2D आकृतियों में कुछ आकृतियां ऐसी भी होती हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे अगर बात करें वर्ग की, अगर वर्ग की बात करें यानी कि स्क्वायर, वृत्त की बात करें यानी कि सर्कल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसी तरह से 3D आकृतियों में कुछ आकृतियां होती हैं जैसे घन, क्यूब और गोला, स्फीयर। तो जब इनकी आप बात करेंगे तो वर्ग में आप देखेंगे कि सभी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं या सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जब आप वृत्त की बात करेंगे तो त्रिज्या चाहे यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, सभी तरफ त्रिज्या रेडियस जो होती है वो सारी सेम होती हैं, आर ही होगी। ऐसे ही समबाहु त्रिभुज की जब हम बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसे ही जब आप घन की बात करेंगे तो घन की आप कोई भी भुजा लेंगे, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस टाइप की आकृतियों का जब आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो अभी तक क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन 100। तो अब आपको सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो चाहे m हो या n हो, दोनों सेम ही होंगी। तो यहाँ पे भी आपको 50 रखना है। अगर एक बार उसने वृद्धि बोल दिया तो अगले वाले में भी वृद्धि होगी, क्योंकि दोनों भुजाएं सेम है। तो यहाँ भी प्लस का 50 रखना है और यहाँ पे भी प्लस का 50 रखना है, और प्लस प्लस का यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, और 50 इंटू 50 तो ये हो जाएगा 2500 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 50 50 100 और 25 ये आ जाएगा 125। तो आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। ये इसका आंसर है। अगला देखिए, एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई। आपको याद होगा पीछे भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था जहां आर की जगह उसने पी लिया हुआ था। तो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अपने आप भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमने मान लिया कि उस वस्तु की कीमत है x। पहले इस वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई। तो मैंने आपको बताया था जब अगर बोलेगा 10% की वृद्धि की गई तो 100 प्लस 10 लेंगे, आर की वृद्धि की गई तो 100 प्लस आर लेंगे, तो 100 प्लस आर बटे 100। फिर इसके मूल्य में 8% की कमी की गई तो 100 माइनस आर बटे 100, और बराबर इसका अब जो अंतिम मूल्य है वो 1 रुपया हो जाता है। तो देखिए भैया, तो कह रहा बताइए आरंभ में मूल्य क्या था, x की वैल्यू जानना चाहता है। तो ये 100 जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 100 बटे 100 प्लस आर और इंटू 100 प्लस आर। तो 100 इंटू 100 ये हो जाएगा 10,000, और बटे ये लिखा हुआ है a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने दोनों प्लस का लिख दिया, यहाँ माइनस है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कहीं पे लिखा हुआ है a स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, और माइनस बी स्क्वायर यहाँ होगा आर स्क्वायर। तो यहाँ इसको ज़रा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाता है। ठीक है, अगर वो बात करें वृत्त की परिधि की या वृत्त की त्रिज्या की, एक ही बात है। चाहे वो बोले वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस, चाहे वो बात करे वृत्त की परिधि,
और चाहे वो बात करें वृत्त का व्यास, परिधि त्रिज्या यानी कि रेडियस, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, और व्यास यानी कि डायमीटर, ये किसी की भी बात करे, जब इस तरह से वो दे कि वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हल बिल्कुल वैसे ही करना है, प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन 100। तो परिधि में 50% की कमी माइनस का 50, तो त्रिज्या, ये परिधि में कमी कहे या त्रिज्या में कमी कहे एक ही बात है, -50 और फिर से -50 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 2500/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखिए माइनस का 50 है, माइनस का 50 है, तो माइनस का हो जाएगा 100 और प्लस का 25 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 75। तो ये माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कम हो जाएगा और ये जो कमी होगी वो 75% की होगी। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए, किसी वृत्त के व्यास में, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, चाहे वो व्यास बोले, चाहे वो त्रिज्या बोले, चाहे वो परिधि बोले, एक ही चीज़ है। मैंने कहा था चाहे वो त्रिज्या कहे और चाहे वो व्यास की बात करे, एक ही बात है। व्यास में 100% की यदि वृद्धि कर दी जाए, 100% की हमें क्या करनी है, वृद्धि, तो प्लस का लेना है। तो प्लस का प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन 100। तो प्लस का 100, फिर से प्लस का 100, वृद्धि हो रही है तो यहाँ भी वृद्धि होगी, यहाँ भी वृद्धि होगी, और प्लस प्लस का प्लस, 100 इंटू 100 और बटे 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 300। तो आंसर आ जाएगा 300%। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, एक गोलक की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ पे इस बार वो बात कर रहा है आयतन की। तो अभी तक जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे, प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन 100, अब ये यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, और लगेगा भी तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो बात कर रहा है आयतन की, और ये जो फॉर्मूला होता था बेसिकली ये होता था क्षेत्रफल के लिए। तो आयतन के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे गोले की बात करें तो कुछ आयतन है जो आपको याद होने चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन में उसको रखें तो आपसे गलती ना हो। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले होता है घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, सबसे पहले होता है घनाभ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अलग कॉपी पे, क्योंकि अभी मैं उसको रब कर दूंगा तो साफ़ हो जाएगा। ये घनाभ की बात कर रहा है क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है LBH। और घन यानी कि क्यूब, क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A क्यूब। इसी तरह से जब आप देखेंगे बेलन यानी कि सिलेंडर, तो बेलन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। इसी तरह से शंकु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πr²h। और जब गोले की बात करेंगे, शंकु यानी कि कोण, और गोले की अगर बात करेंगे, गोला मतलब स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो ये जो चल रहा है, जब हम लोग ये प्रतिशत में आयतन निकालेंगे तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू चल रही है पाई या 1/3 या 4/3 पाई, इनसे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है केवल इससे कि आगे होता क्या है, r²h r²h r³, हमें इनसे मतलब है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए इनका इस्तेमाल कैसे होता है, इनको कैसे रखना है। अब जैसे बात कर रहा है गोले की त्रिज्या की, तो गोले का आयतन अभी हमने आपको बताया 4/3 πr³ होता है, यानी कि r³ होता है, r इंटू r, इसमें r³ होता है, तो r इंटू r। अब हमने मान लिया उस गोले की त्रिज्या है 10, तो रेडियस तो हर तरफ सेम होगी, तो यानी कि उस गोले का आयतन आ जाएगा 1000। अब देखिए कह रहा है त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो अगर त्रिज्या में आप 50% की वृद्धि करोगे तो 10 का 50% 5 बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 15। तो 15 इंटू 15 इंटू 15, तो 15 का क्यूब ये कितना हो जाएगा, 3375।
अब आप देखिए पहले आयतन था 1000, अब आयतन है 3375, तो आयतन कितना बढ़ गया? तो ये आयतन बढ़ गया है 2375। 2375 आयतन बढ़ रहा है कितने में? 1000 में। तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो हमें निकालना है 2375 1000 का कितने प्रतिशत है। तो ये जीरो से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 237.5% की वृद्धि। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक घन की प्रत्येक भुजा को यदि 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? ठीक है, कितना नहीं होना चाहिए था ये यार, ये भी सही ब्रो। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो देखिए घन की बात कर रहा है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि घन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब। तो ए क्यूब मतलब ए इंटू ए। तो घन की भुजा हमने मान ली 10 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो घन का आयतन हो जाएगा 1000। अब इसकी प्रत्येक भुजा 10% बढ़ानी है, तो ये हमने यहाँ 10% बढ़ा दिया। तो 10 का जो 10% होता है वो होता है 11। इसी तरह से ये भी 10% बढ़ जाएगी, ये भी 10% बढ़ जाएगी। जो काम एक भुजा के साथ किया जाएगा वही सारी भुजाओं के साथ हो जाएगा। तो घन का नया आयतन हो जाएगा 1331, 11 का क्यूब होता है। तो देखिए आयतन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 331 बढ़ जाएगा कितने में? 1000 में। तो 331 1000 का कितने परसेंट है? जीरो से जीरो हट गया, यहाँ जाएगा पॉइंट, आंसर आ जाएगा 33.1% है। सी ऑप्शन इसका सही है। देखिए भैया अगला, अभी मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा आर इंटू एच। तो इसकी रेडियस भी हमने 10 मान ली और इसकी ऊंचाई भी हमने 10 मान ली। तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो आयतन हो जाएगा 1000। अब कह रहा है त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है। तो त्रिज्या जब आप 50% कम करोगे तो 10 का 50% हो जाएगा 5 की हमें कमी करनी है, तो 5 बचेगी। तो एक त्रिज्या अगर 50% कम करना है तो दूसरी वाली भी अपने आप 50% कम होगी, तो ये भी 5 बचेगी। और ऊंचाई 50% बढ़ानी है, तो इसको जब आप 50% बढ़ाओगे तो 10 में 5 बढ़ के हो जाएगी 15। 5 25, 25 इंटू 15 375, ये 375 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए आयतन क्या हो रहा है, आयतन कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 625। आयतन में कमी हो रही है 625 की, कितने में से? 1000 में से। तो 625 1000 का कितने परसेंट है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हटाए यहाँ पॉइंट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 62.5%। ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, अब यहाँ प्रतिशत में नहीं चल रहा है, गुने में आ रहा है, दुगनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? गोले का आयतन होता है आर क्यूब, जैसा भी हमने आपको बताया था, आर इंटू आर। तो जिस समय गुने की बात करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है? रेडियस मान लेनी है 1। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो नया आयतन आ जाएगा 1। त्रिज्या आपने दुगनी कर दी, तो 1 का दुगना जब आप करेंगे तो 1 का दुगना होता है 2, तो नई रेडियस आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो नया आयतन आ जाएगा 8। अब यहाँ दो तरह के सवाल बनते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सवाल बनता है जो इसने पूछा है, आयतन में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। और दूसरी बात पूछता है कि अब आयतन पहले के आयतन का कितने गुना है। अगर ये पूछेगा कि अब आयतन पहले के आयतन का कितने गुना है, तो अब आयतन पहले के आयतन का, ठीक देखने में मालूम चल रहा है 8 गुना है। अब आयतन पहले के आयतन का कितने परसेंट है, तो अब आयतन जो पहले का आयतन था 100, तो अब पहले का आयतन जो था वो था 1, अब जो आयतन है वो है 8। तो अब आयतन पहले के आयतन का जब आप देखोगे कि कितने गुना है तो मालूम चलेगा 8 गुना है, और परसेंट में आप देखोगे तो 800% है। लेकिन उसने ये चीज़ नहीं पूछी, वो जानना चाहता है, वो ये नहीं पूछ रहा था कि अब आयतन कितने परसेंट है, ये बात उसने नहीं पूछी, मैंने आपको अलग से बताई है। वो पूछ रहा है आयतन में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो आयतन कितना बढ़ गया है? 7।
कितने में, 1 में, तो 7 1 का कितने परसेंट है, तो आंसर आ जाएगा 700% है। तो आयतन 700% बढ़ जाएगा। कई लोग गलती करते हैं इसमें 800 टिक कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला देखिए। अब ये जनसंख्या वाले सवाल हैं, मशीन की कीमतों वाले सवाल हैं। इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपसे कभी गलती ना हो। जब आप यहाँ ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम लोग हैं प्रेजेंट में, फिर आगे आता है फ्यूचर, और पीछे की जो चीज़ें चल रही होती हैं वो चल रही होती है पास्ट में। अगर वो पास्ट की कीमत दे रहा है, पास्ट की कीमत दे रहा है और प्रेजेंट की कीमत पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो आगे बढ़ रहा है। प्रेजेंट की कीमत दे रहा है और फ्यूचर की कीमत पूछ रहा है कि 2 साल बाद बताइए इसकी कीमत क्या हो जाएगी, तो वो आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह के सवाल सीधे सीधे होते हैं। जैसा कि इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें वो पूछ रहा है कि यदि वर्तमान कीमत 5,000 रुपये है, यानी कि प्रेजेंट की कीमत दे रहा है, तो कह रहा है 2 वर्ष बाद की उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, 2 साल बाद की कीमत पूछ रहा है। तो प्रेजेंट की कीमत वो दे रहा है, 2 साल बाद की यानी कि फ्यूचर की पूछ रहा है, या हो सकता है पास्ट की देता, प्रेजेंट की पूछता। तो इस तरह के सवाल सरल होते हैं कि जैसा कि ये 115 नंबर है। सवाल अच्छा तो तब बनता है जब वो उल्टा शुरू करता है, फ्यूचर की कीमत दे और प्रेजेंट की कीमत पूछे अगर 2 साल बाद उसकी कीमत ये है तो बताइए 2 साल बाद इसकी कीमत ये हो जाएगी, तो बताइए वर्तमान में क्या है। या वर्तमान कीमत दे कि आज मेरे मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 है, तो बताइए 2 साल पहले जब मैंने इसे ख़रीदा था तो कीमत क्या थी। तो इस तरह के सवालों को ध्यान से लगाते हैं। देखिएगा, दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये सीधा चल रहा है, तो जिस समय सीधा सीधा चल रहा होगा तो वर्तमान कीमत ये दे रहा है 50,000। आज कीमत कितनी है, 50,000। पहले की कीमत हमेशा यहाँ रखते हैं और बाद की कीमत बराबर के दूसरी तरफ रखी जाएगी। हर वर्ष कीमत 10% घट जाती है, तो किसी भी वस्तु की कीमत 100% होती है, 10% कम हो गई तो बची कितनी, 90/100। फिर अगले साल 10% घट गई, बची 90/100। तो कह रहा है बताइए उसकी 2 साल बाद कीमत क्या बची। तो 2 जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 9 81 इंटू 5 और इंटू 2 जीरो। तो आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 और 8 बन 40, 40,500 रुपये इसका आंसर है। इसका आंसर आ जाएगा 40,500 रुपये। इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, जो हमने आपको शुरू से ही बताया कि 50,000 रुपये कीमत थी, सबसे पहले कीमत 10% कम हो गई। ठीक है, ये तो आपका पहला तरीका था। अब देखिए दूसरा तरीका बता रहे हैं कि 50,000 कीमत थी, 10% कम हो गई, 50,000 का 10%, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए पीछे से 1 जीरो छोड़ दो, यानी कि 5,000। 5,000 कीमत कम हो गई तो बची कितनी, 45,000। और फिर दोबारा अगले साल इसकी कीमत फिर से 10% कम हो गई, तो इसका 10% जब आप निकालोगे फिर पीछे से 1 जीरो छोड़ दो, यानी कि 4500। इसमें 4500 घटा लीजिए तो ये आंसर आ जाएगा 40,500। तो बस यही पूछ रहा था कि बताइए 2 साल बाद उसकी कीमत क्या रह जाएगी, आंसर निकल आया, 2 साल बाद कीमत 40,500 रह जाएगी। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरीके एकदम सही हैं, जो आपको सही लगे। अगला देखिए, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य की कीमत का 10% ह्रास यानी कि कमी हो रही है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य, अब देखिए जो बात मैं आपसे बोल रहा था सवाल उल्टा है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये हो तो 3 साल पहले उसकी कीमत क्या थी। तो वर्तमान कीमत दे रहा है, तो हमने आपसे बताया कि जो पहले की कीमत है, ठीक है, वो हमेशा पहले रखेंगे। जो पहले की कीमत है वो पहले रखेंगे, इनटू जो भी प्रतिशत में वृद्धि या कमी हो रही है, और बराबर बाद की कीमत यहाँ रखी जाती है। इस तरह से रखना है हमेशा। तो 3 साल पहले का मूल्य पूछ रहा है, तो पहले का मूल्य हमें निकालना है। तो हमने मान लिया पहले का मूल्य है x। अब 10% की दर से कमी हो रही है, 10% पहले के मूल्य में कमी हो गई, तो 10% मूल्य कम हो गया तो बचा 90, और ये काम होना है लगातार 3 बार। तो फिर से 90/100 और इंटू 90/100, और लगातार 3 बार यही चलेगा, और बराबर आंसर आ जाएगा 729। तो हल कर लीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
तो 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 7 729, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1000। ये इसका आंसर है, यानी कि 3 साल पहले उसकी जो कीमत थी वो 1000 रुपये थी, आंसर है। अगला देखिए, एक महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर वर्ष 15% सीटें बढ़ जाती हैं। यदि सन 2012 में 800 विद्यार्थी हों तो 2014 में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो 2012 का दे रहा है और 14 का पूछ रहा है, ठीक है, तो 2 साल आगे की बात कर रहा है। तो जब ये 2 साल आगे की बात कर रहा है तो यानी कि आगे बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे सवाल हल कर लीजिए। 2012 में 800 विद्यार्थी थे, 15% सीटें हर साल बढ़ रही हैं, तो 100% थी, 15% बढ़ गई, तो 115/100 इंटू 115/100। अब पूछ रहा है बताइए अब सीटें कितनी हैं, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से हमने इसको काटा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 से काटा 5 दूना 10, 20 आ गया। 5 से काटा 5 चौक 20, फिर 5 से इसको काटा 23 आ जाएगा। 4 से हमने इसको काटा, 4 दूना 8, तो 23 का स्क्वायर होता है 529 और इंटू 2, आंसर आ जाएगा 1058। ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक तालाब में मेढकों की संख्या प्रत्येक वर्ष में 5% बढ़ जाती है। आज 4410 मेढक हो तो 2 साल पहले कितने थे। अब यहाँ देखिए 2 साल पहले के मेढक पूछ रहा है। अब 2 साल पहले के अगर वो जानना चाहता है, आज के दे रहा है, आज के दे रहा है और 2 साल पहले के पूछ रहा है, तो ये सवाल उल्टा चल रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, हमने आपको पहले ही बताया। पहले की संख्या यहाँ रखते हैं, प्रतिशत में वृद्धि कमी जो यहाँ हो रही है वो ये रखनी है, और बाद में जो संख्या है, आज जो संख्या है वो यहाँ रखनी है। तो पहले हमने मान लिया तालाब में x मेढक थे, हर साल इनकी संख्या 5% बढ़ रही है, तो 105/100। अगले साल फिर 5% बढ़ गई, 105/100, और बाद में जो मेढक हो गए वो हो गए 4410। तो इसको हल कर लीजिए, x बराबर आ जाएगा, इसको काटा 5 से 21 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, इसको काटेंगे 21 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, 21 से काटा 21, 21 दूना 42, 21 एकम 21, फिर इसको काटा, यहाँ 10 बार भाग जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 इंटू 20 इंटू 10, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4000। तो 2 साल पहले तालाब में 4000 मेढक थे, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो आज उसकी ऊंचाई बता रहा है कि 64 सेंटीमीटर है। आज जो उसकी ऊंचाई है प्रेजेंट में वो 64 सेंटीमीटर है। अब देखिए पहले साल क्या होगा, पहले हर साल उसकी ऊंचाई 1/8 बढ़ रही है। तो देखिए 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों ध्यान से देखिएगा। 64 सेंटीमीटर है, पहले साल इसकी ऊंचाई 1/8 बढ़ी, तो कितनी बढ़ गई 8, तो 64 थी, 8 बढ़ गई, नई ऊंचाई कितनी हो गई 72। अगले साल फिर 1/8 बढ़ गई, फिर 8 का भाग दिया, 8 × 72, 9 सेंटीमीटर आ गया। तो दूसरे साल इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई 9 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 72 और 9 81 सेंटीमीटर। तो 72 और प्लस 9 ये आ जाएगी 81 सेंटीमीटर। तो पेड़ की नई ऊंचाई आ गई 81। इसको करने का एक तरीका और है, हर साल पेड़ की ऊंचाई अगर 1/8 बढ़ रही है, ये देखिए पहला तरीका था। अब देखिए दूसरा तरीका दिखा रहे हैं हम आपको। अगर हर साल पेड़ की ऊंचाई 1/8 बढ़ रही है तो एक तो ऊंचाई है ही है, और प्लस 1/8 और बढ़ गई, तो नई ऊंचाई क्या हो जाएगी 8 एकम 8 और 1 9, 9/8। या इस बात को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हर साल पेड़ की ऊंचाई 1/8 बढ़ रही है, तो इसका मतलब पेड़ की ऊंचाई अगले साल 8 तो है ही है, और प्लस 1 और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 9। तो इसको करने का एक तरीका ये है कि आज पेड़ की ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, पहले साल 9/8 बढ़ी, अगले साल फिर 9/8 बढ़ी, ठीक है। तो 2 साल बाद कितनी हो गई 8 × 8 64 से 64 कट गया, 9 × 9 81 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है 81 सेंटीमीटर। अगला देखिए, यहाँ से अपने चुनाव वाले सवाल शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो चुनाव बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत खास टाइप है ये,
अब चुनाव में क्या होता है कि किसी भी शहर से चाहे जितने उम्मीदवार खड़े हो जाए, वोट डालने के लिए तो उतने ही लोग हैं ना शहर में जितने पहले थे। एक आदमी खड़ा है तो भी उतने लोग वोट डालेंगे, 2 हैं तो भी उतने ही डालेंगे, 5 हैं तो भी उतने ही डालेंगे। तो किसी भी चुनाव में पड़ने वाले कुल मतों की संख्या, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बात होती है कुल मत। आगे अच्छे सवाल के लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा रहा हूं बस। सबसे पहली बात आती है कुल मत, तो ये है टोटल वोट। तो कुल मत क्या होते हैं? किसी भी चुनाव में पड़ने वाले कुल मतों की संख्या, किसी भी नगर में जो कुल मत हैं वही उसकी कुल जनसंख्या होती है। उस नगर में जितने लोग हैं उन्हीं का नाम तो मतदाता सूची में होगा। तो किसी भी नगर की कुल जनसंख्या, कुल मतों की संख्या, कुल मतदाता एक ही बात है। अब कुल मत तो 100% होते हैं। किसी भी चुनाव में पड़ने वाले कुल मत, किसी भी चुनाव में कुल मतों की संख्या होती है 100%, कुल मतों की संख्या 100%। अब इनमें से कुछ वोटर ऐसे भी हैं जो वोट डालने नहीं जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वोट नहीं देते हैं। तो मान लीजिए 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो 100 में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, यानी कि 10 लोगों ने वोट नहीं दिए। तो बचे कितने? तो जो बचे हैं वो 90 बचे हैं। अब ये कौन से वोट हैं? ये हैं पढ़ने वाले मत। तो कुल पढ़ने वाले मतों की संख्या, इसको हम लोग कहते हैं पढ़ने वाले मत या पढ़ने वाले कुल मत। अब ये वोट तो डालने गए 90 लोग, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार वोट डाल रहे थे, उनको मालूम ही नहीं था ठीक से वोट डालने का तरीका क्या होता है। तो इनमें से 10% लोगों ने गलत तरीके से वोट डाला। तो ये 10% वोट अवैध हो गए। ये 10% क्या हो गए? अवैध। तो अगर ये 10% अवैध मत आप हटा दोगे 90 में से, तो वैध मत बचेंगे कितने? 80। ये 80 जो बचे हैं। अब यहाँ पे भी एक 2 तरह की बातें होती हैं, ठीक है। कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत सारे लोग ये चीज़ क्लियर नहीं करा पाते हैं, ठीक है। उनको खुद नहीं समझ में आता है कि ये 80 आएगा या 90 का 10% यहाँ से 9 चला गया या 81 आएगा। तो दोनों ही बातें होती हैं। 90 भी आ सकता है, यहाँ 80 भी आ सकता है, 81 भी आ सकता है। ये इसकी लैंग्वेज पे निर्भर होता है। तो ये जो 81 बचा हुआ है ये वैध मत हैं। ये कैसे मत हैं? इनको बोलते हैं वैध मत। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, किसी भी चुनाव में पड़ने वाले कुल मतों की, किसी भी चुनाव में कुल मतों की संख्या हमेशा 100% होती है। किसी भी चुनाव में कुल मतों की संख्या हमेशा 100% होती है। तो देखिए, सबसे पहले सरल सवालों शुरू कर रहे हैं। किसी भी चुनाव में कुल मतों की संख्या 100%। अब कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% वोट मिले। इसमें से पहला वाला जो था उसको 60% वोट मिले, तो 100 का 60% 60 वोट मिले। तो जो बच गए वो दूसरे वाले को मिले होंगे। तो दूसरे वाले को कितने वोट मिले होंगे? 40। और वह 1600 वोटों से जीत गया। और ये कौन जीत रहा है देख के बताइए, 40 वाला या 60 वाला? 60 वाला जीतेगा। तो मेरे हिसाब से ये जीता है 20% वोटों से, और सवाल में बता रहा है जीत गया 1600 वोटों से। तो 1% बराबर होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटा 2 8 16, 80 आ गया। तो कह रहा है 1% बराबर हमने निकाल लिया 80 है। तो कह रहा है बताइए कुल मतों की संख्या कितनी थी? 1 बराबर 80 के, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 8000। तो 100% बराबर आ जाएगा 8000, इसका आंसर है। तो ये हमने निकाल लिया उस नगर की कुल जनसंख्या या उस नगर में कुल मतों की संख्या।